हेलो कंप्यूटर्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो आइए, आज है 17 दिसंबर 2025। ठीक है। आज द हिंदू में क्या है मुद्दा, वो हम देखेंगे। ठीक है। तो हमारे चैनल बैप्स एकेडमी जो है वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विथ स्ट्रेटजी, ठीक है, इसका टेलीग्राम चैनल है। जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ सकते हैं, बैप्स एकेडमी 24। ठीक है। तो आज का मुद्दा हम लोग देखते हैं। आज का मुद्दा क्या है? ठीक है। तो फर्स्ट मुद्दा क्या है, चलते हैं। फर्स्ट मुद्दा है आज का हमारा, इंडिया मालदीव्स ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्विवेरियन। ठीक है। इक्विवेरियन एक्सरसाइज है, किसके किसके बीच होता है? तो इंडिया और मालदीव के बीच होता है। ठीक है। ये इस समय 2025 में ये कहाँ पे समापन हुआ है इसका? तो तिरुवनंतपुरम केरल में। ठीक है। तिरुवनंतपुरम केरल में ये द्विपक्षीय मतलब बायलैटरल, ठीक है, बायलैटरल सेना अभ्यास है। ठीक है। इस अभ्यास में कौन क्या क्या है? भारतीय सेना, भारत की तरफ से भारतीय सेना, और मालदीव मालदीव की तरफ से उनके मालदीव नेशनल डिफेंस फोर्स के जवानों ने भाग लिया है। इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, इसका उद्देश्य जानेंगे। तो इक्विवेरियन का उद्देश्य है कि दोनों सेनाओं के बीच इंटर ऑपरेबिलिटी, जैसे संचालनात्मक तालमेल और संयोजन संयोजन क्षमता को बढ़ावा देना है। ठीक है। ठीक है। इसका उद्देश्य जान गए। अब इसका महत्व क्या है, हमारे लिए क्या महत्व है? ठीक है। तो इसमें फर्स्ट महत्व जो बताया गया, संयुक्त क्षमता और तालमेल इससे बढ़ेगा। ठीक है। अभ्यास का मुख्य लक्ष्य क्या रहेगा कि टेररिज्म से मतलब काउंटर टेररिज्म करना, मतलब आतंकवाद से लड़ने के लिए दोनों सेनाएं तालमेल करेगा और सामरिक समन्वय मजबूत करेगा। ठीक है। दूसरा क्या है? सैन्य साझेदारी और रक्षा सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। इस अभ्यास से क्या होगा कि भारत मालदीव के बीच गहरा रक्षा सहयोग मिलेगा और मित्रता बने बढ़ेगी, तथा इंडियन ओशियन में जो शांति का और सुरक्षा के दृढ़ में ये महत्वपूर्ण भूमिका अपना प्रदान करेगी। ठीक है। आगे आगे देखते हैं कि क्या है। और आगे है दूसरा मुद्दा, हो गया कि दूसरा मुद्दा पे आते हैं। फर्स्ट मुद्दा हमारा खत्म हो गया। अब दूसरा मुद्दा है, क्या है न्यूज में? इंडियन आर्मी रिसीव्स फाइनल बैच ऑफ अपाचे हेलीकॉप्टर। ठीक है। क्या है मुद्दा? भारतीय सेना को अमेरिका से क्या प्राप्त हुआ है? AH-64E अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर का अंतिम जो बैच प्राप्त करना था वो मिला है, जिसे कुछ 6 हेलीकॉप्टर की फ्लीट पूरी हो गई है। ठीक है। 6 हेलीकॉप्टर आ चुकी है। ठीक है, अपाचे के। ये हेलीकॉप्टर क्या है? हेलीकॉप्टर घाटीबंद हवाई अड्डे पर उतरा था और बाद में इसे राजस्थान के जोधपुर स्थित 451 451 आर्मी एविएशन स्क्वाड्रन में इसको शामिल किया जाएगा। ठीक है। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बारे में जानते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है। ठीक है। अपाचे हेलीकॉप्टर क्या है? तो ये AH-64E अपाची है, एक अत्याधुनिक मतलब मॉडर्न है, मॉडर्न से लैस है, जो हमला करने वाला, अटैक करने वाला हेलीकॉप्टर है। ठीक है। जिसे दुनिया का सबसे घातक और बहुउद्देशीय कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर में से एक माना जाता है। ठीक है। इससे क्या है, अक्सर मतलब इसको क्या कहा जाता है? फ्लाइंग टैंक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है फ्लाइंग टैंक? क्योंकि यह हेल फायर मिसाइल और 70 मिमी रॉकेट और 30 मिलीमीटर जो ये चेन गन है जैसे हथियारों से लैस होता है। ठीक है। जो दुश्मन टैंकों और बंकरों और बाकी ठिकानों को प्रभावी ढंग से क्या कर सकता है? उस पर हमला कर सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है? और यह हेलीकॉप्टर क्या है? इसमें क्या है? हेलीकॉप्टर में ये रात में भी मिशन है, मतलब 24, ठीक है, इंटू 7, मतलब किसी भी रात या दिन हो उसमें ये कार्य कर सकता है। इसमें आधुनिक सेंसर एवं नेटवर्किंग सेटिंग सिस्टम से लैस है। ठीक है। इसका महत्व क्या रहेगा? ठीक है। तो अपाचे हेलीकॉप्टर की प्राप्ति से भारतीय सेना का जो आक्रामक वायु हमला क्षमता बढ़ा, सीमा पार मारक शक्ति बढ़ेगी इससे। यह कदम भारतीय रक्षा आधुनिकीकरण और अमेरिका का सहयोग को दर्शाता भी है। ठीक है। और सैन्य राजनीतिक संतुलन के संदर्भ में भी
सॉरी गाइस, थोड़ा माइक में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या है कि परमवीर चक्र के बारे में जानते हैं। ठीक है, परमवीर चक्र क्या है? तो परमवीर चक्र जो है भारत का सबसे उच्चतम सैन्य सम्मान है। ठीक है, जो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और साहस बलिदान के लिए दिया जाता है। इसको प्रथम बार कब प्रदान किया गया था? तो 1947 से 48 के भारत पाक युद्ध के जो हुआ था उस समय दिया गया था। ठीक है, 1947 और 48 में। ठीक है, इसका योग्यता मतलब ये पात्रता का कौन रहते हैं, ये जो क्या क्राइटेरिया है? तो थल कौन 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 पा सकते हैं मतलब? तो ये थल सेना को मिलेगा, नौसेना को मिलेगा, वायुसेना को मिलेगा। आर्मी और नेवी और एयरफोर्स को सभी रैंक के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसको मरणोपरांत भी, मरने के बाद भी दिया जा सकता है। ठीक है, अब तक ये कितने बार दिया गया है? तो 21 बार दिया गया है। 21 सैनिकों को परमवीर चक्र दिया गया है, जिनमें 14 पुरस्कार मरणोपरांत को दिया गया है और बाकी 7 को जो जीवित है वो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परमवीर चक्र के बारे में आप कुछ पढ़े या ना पढ़े, ये जरूर आप ध्यान रखिएगा। परमवीर चक्र किसके लिए दिया जाता है युद्ध के दौरान, फिर आपका कौन ये पात्रता है, मतलब कौन इसको प्राप्त कर सकता है? तो थल सेना वाला को मिल सकता है, नौसेना वाला, वायुसेना वाला, और इसको मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब तक कितने को दिया है? 21 सैनिकों को मिला है, जिसमें से 14 को मरने के बाद दिया गया, मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें और क्या है पदक में? तो पदक का स्वरूप कैसा है? तो कांस्य से निर्मित होता है, सामने इंद्र का वज्र बना होता है जो वीरता का प्रतीक को दर्शाता है। ठीक है, पीछे अशोक चक्र होता है और राष्ट्रीय चिन्ह से जुड़ी आकृतियां भी दर्शाई रहती है। अब कुछ इसमें क्या है कि प्रसिद्ध परमवीर चक्र के विजेता हैं। ठीक है, तो पहला जो प्रथम विजेता जो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, जिनको 1947 में मिला था। ठीक है, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में आप लोग जाने होंगे, कारगिल युद्ध 1999 में, जिनके नाम पर शेरशाह मूवी भी बन चुका है। ठीक है, आपका 1999 में कारगिल युद्ध के बारे में ही कैप्टन मनोज कुमार पांडे को भी मिला था, और राइफलमैन संजय कुमार कारगिल युद्ध के जो थे उनको भी मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मुद्दा पे। तो आते हैं, ये हमारा फोर्थ हो गया। फोर्थ न्यूज पर क्या है? ठीक है, फोर्थ मुद्दा क्या है? तो चौथा मुद्दा आपका आ गया शांति बिल क्या है। ठीक है, शांति बिल अभी आया है, तो पहले हम लोग देखेंगे कि शांति का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल 2025। ठीक है, भारत सरकार द्वारा संसद में पेश किया गया एक आत्मिक ऊर्जा सुधार विधेयक है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है कि देश के परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र को मॉडर्नाइजेशन और विस्तारित मतलब बढ़ावा देना है। नए कानून जो पुराने कानून एटॉमिक एनर्जी एक्ट जो 1962 में बना था, और एक CLNDA 2010 का जो कानून है उसको बदलने का प्रस्ताव है। ठीक है, अब शांति बिल 2025 में भारत के परमाणु क्षेत्र में सबसे बड़ा सुधार है, जो क्या करेगा? निजी क्षेत्र के भागीदारी को अनुमति देगा। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग जानते हैं कि ये तो मुद्दा हो गया कि हाँ क्या है। ठीक है, इसका डिटेल हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या भाई की पॉइंट है। तो प्रोविजन क्या है? तो प्रोविजन यह है, निजी निजी क्षेत्रों को एंट्री दिया गया है। अब क्या होगा? भारतीय निजी कंपनियां जो परमाणु ऊर्जा प्लांट्स का निर्माण करेगा, संचालन करेगा और रख रखाव कर सकती है। ठीक है, पहले ये नहीं था। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी एक्ट से। ठीक है, वो इसे प्रतिबंधित करता था। अब क्या होगा कि इनको निजी क्षेत्र को एंट्री मिल गई है। ठीक है, ये सब में फिर लाइबिलिटी ढांचा भी बढ़ेगा। ठीक है, नया सिविलियन लाइबिलिटी रिजिम लागू होंगे, जिसमें क्या है, दुर्घटना से जुड़ी जो देयता को स्पष्ट रूप से सीमित करने का निर्देश दिया गया है। फिर नियामक सुदृढ़ीकरण भी आएगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो कानूनी दर्जा देकर सुरक्षा पर्यावरण नियमों को और मजबूत करेगा। ठीक है, अब जैसे संवेदनशील कार्य हैं, जैसे यूरेनियम खनन का, संवर्धन का, अपशिष्ट प्रबंधन पर, ये सब सिर्फ सरकार का नियंत्रण रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका लाइन है, ये याद रखिएगा कि अभी भी यूरेनियम खनन और संवर्धन और अपशिष्ट प्रबंधन पर सरकार का नियंत्रण बरकरार रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें क्या है? आगे अब है आपका फिफ्थ मुद्दा। ठीक है, फिफ्थ मुद्दा, फिफ्थ मुद्दा में क्या है? जैविक हथियार सम्मेलन हुआ है, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन अभी हुआ है। ठीक है, क्या है इसमें?
भारत में 50 वर्ष जो पूरे हुए हैं जैविक हथियारों पर अंतर्राष्ट्रीय संधि जो किया था भारत ने, उसके 50वीं वर्षगांठ पर एक वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, जिसमें 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? जैविक वैश्विक जैविक सुरक्षा को मजबूती प्रदान करना। तो भारत का इसमें क्या दृष्टिकोण अपनाया भारत? तो भारत का जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि रोग या रोगजनकों का हथियार के रूप में उपयोग कभी भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है? बायोलॉजिकल वेपन का स्वीकार नहीं किया जाएगा चाहिए, और चाहे वर्तमान वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में जैविक हथियारों के दुरुपयोग को जोखिम को नजरअंदाज भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन को और अधिक अधिक मजबूत प्रदान करने की आवश्यकता है। ये क्या है? भारत का दृष्टिकोण अपनाता है, ठीक है? और बाकी देशों का अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, ठीक है? तो जैविक इसमें जानेंगे कि भाई जैविक हथियार क्या है? क्या होता है जैविक हथियार? तो ये ऐसे जीवाणु या विषाणु या जैविक तत्व हैं जो मानव और पशुओं या पौधों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ठीक है? जो मानव, पशुओं, पौधों और सभी को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सामूहिक विनाश का कारण भी बन सकता है, ठीक है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन इसका उपयोग उत्पादन और भंडारण को रोकता है, ठीक है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन मतलब किस लिए हुआ है? इसका उपयोग करने के लिए और इसको निर्माण करने के लिए और भंडार करने के लिए ही ये मतलब मेनली चीज को ये रोकता है, ठीक है? तो इसका उद्देश्य क्या है? बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? जानते हैं जरा। फर्स्ट उद्देश्य क्या है? जैविक हथियारों का उत्पादन और भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध करते हैं, जो यहाँ पे पढ़े हैं आपको। जैविक सुरक्षा, सिक्योरिटी और जैविक रक्षा, ठीक है? बायो डिफेंस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान तथा तकनीकी को तेजी से विकास के बावजूद नीति और नियंत्रण ढांचे को अध्ययन सहाय होगा इसमें। गैर राज्य तत्वों द्वारा जैविक हथियारों को दुरुपयोग को रोकथाम इससे आएगी बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन के द्वारा, ठीक है? इसका महत्व क्या है? थोड़ा हम लोग इसका महत्व भी जानेंगे, ठीक है? महत्व में है क्या? महत्व है कि ऊर्जा सुरक्षा इससे बढ़ेगी। क्या है? परमाणु बिजली भारत को स्थिर और स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त, ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा स्रोत देने में सहायक होगी, जबकि सौर पवन जैसे अस्थिर स्रोतों को साथ 24/7 बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थव्यवस्था और निवेश बढ़ेगा। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्राइवेट निवेश के माध्यम से पूंजी, तकनीक, क्षमता और वैश्विक साझेदारियों को भी बढ़ावा मिलेगी, ठीक है? जलवायु और लक्ष्य नेट जीरो तक भी पहुंच सकते हैं। भारत के नेट जीरो के लक्ष्य पर परमाणु ऊर्जा को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नियामक और सुरक्षा क्या है? नए नियामक ढांचा और जोखिम प्रबंधन और आपदा का तैयारी को बढ़ाया जाएगा, जिससे लोगों को सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकेगा, ठीक है? आज का हमारा द हिंदू आपको कैसा लगा? ये आप मुझसे आप अपना राय शेयर कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है? हमारा जो वैरायटी ऑफ एग्जाम पैटर्न्स विद स्ट्रेटजी है चैनल, उस पे आप जाके सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि और आपके लिए क्या-क्या किया जा सकता है। और आपके लिए आज कुछ ही देर में मैं बायोलॉजी का भी, जैसे मैंने पहले कल कल ही करवाया हिस्ट्री का टॉप 50 क्वेश्चन एमसीक्यू, तो उसमें बहुत सारे बहुत अच्छे से मैंने डिटेल्स में सारे आपके जो भी है क्वेश्चन को करवाया है मैंने। अब बायोलॉजी का भी मैं वैसा ही आपको पूरी डिटेल्स एमसीक्यू करवाऊंगा, ठीक है? मैं जल्द ही ला रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? तो बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ठीक है, धन्यवाद।